गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके साथ एक लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ये लेसन जो है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब, लॉस्ट का मतलब जो गुम हो गया, खो गया, और स्प्रिंग का मतलब बसंत। तो बसंत जो कि खो गया, ठीक है, या जिनका बसंत खो गया। स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी कहानियाँ किनकी, ऐसे बच्चों की जिनका बचपन खो गया है। ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें 2 पार्ट हैं। अनीस जंग जो हैं इनकी राइटर हैं। अनीस जंग वॉज बोर्न इन रूरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। अनीस जंग जो है वो राउरकेला में पैदा हुई थी और उन्होंने अपना बचपन और जो किशोरावस्था है वो हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने जो अपनी शिक्षा है वो प्राप्त की शुरुआत में पहले हैदराबाद से और उसके बाद अमेरिका से। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। अनीस जंग के माता और पिता दोनों ही लेखक थे। अनीस जंग बिगैन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। लेखक के रूप में अपना करियर उन्होंने इंडिया में शुरू किया था। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। और वे एडिटर रही हैं, लेखक रही हैं, संपादक रही हैं और अखबारों में बहुत सारे कॉलम्स जो है इंडिया में भी और विदेशों में भी लिखती रही हैं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये इनकी एक किताब है लॉस्ट स्प्रिंग नाम की, उसी का ही एक हिस्सा है, उसी में से ही निकाला गया है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। तो इस कहानी में हम विश्लेषण करेंगे एक पीस देने वाली गरीबी का एंड ट्रेडिशन और ऐसी परंपराओं का which condemn these children to a life of exploitation। ऐसी परंपराएं हैं हमारे देश में और ऐसी गरीबी है कुछ हिस्सों में जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो हैं उनका जीवन पूरी तरह से शोषित जीवन जो है वो रहता है, पूरी तरह से वंचित रहते हैं वो अपने बचपन में। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है। कहानी का नाम, टाइटल दिया इस तरह से। वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब whom I encountered every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मैंने साहिब से ये बात पूछी जो कि मुझे लगभग हर रोज़ सुबह मिलता था कचरे के ढेर में से सोना ढूंढते हुए। और वो कचरे के ढेर कहाँ थे? लेखिका के नेबरहुड में, पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर कई साल पहले छोड़ा था। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। उसका घर जो कि ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में होता था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। लेकिन अब उसका घर उसके लिए एक दूर की याद की तरह से भी नहीं है। इतना समय हो गया उसे अपना घर ढाका बांग्लादेश में से छोड़े हुए। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ ने उसे बताया था कि ऐसे बहुत सारे तूफ़ान आए जिन्होंने समय समय पर उनके खेतों और उनके घरों को बहा ले गए वो तूफ़ान। ये बात उसकी माँ ने उसे बताई थी। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट। इसीलिए उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और फिर वे उन बड़े शहरों में आ गए जहाँ पर कि अब वो रह रहा है और वहाँ आकर के वो सोने की तलाश में घूमने लगे। और सोना क्या है उनके लिए, वो अभी जो बता रहा था कि वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा था। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स। वह बुदबुदाते हुए कहता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। शुरू में अनीस जंग ने उससे पूछा था कि वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा करते ही क्यों हो? तो उसने जवाब में कहा कि मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। तो लेखिका ने भी ऐसे ही धारा प्रवाह ढंग से कह दिया कि स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली
हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। लेकिन तुरंत ही मुझे खुद को ही आभास हो गया कि जो मैंने सुझाव उस बच्चे को दिया था वो कितना खोखला था। लेसन के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने आपको अलग से पिक जो है वो आपके फ़ोन पर भेज दी है, वहाँ से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। बच्चे ने जवाब दिया, मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब वो लोग बना देंगे, वो लोग मतलब जो प्रशासन है या जो सरकारें हैं, जब वो लोग बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली। मैंने ऐसे ही मजाक करते हुए पूछ लिया कि अच्छा अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। बड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए उसने कहा, हाँ हाँ मैं आऊँगा। ए फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिन बाद जब दोबारा वो बच्चा साहिब लेखिका को मिला तो लेखिका ने देखा कि वो दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा है और आकर के उसने पूछा, इज़ योर स्कूल रेडी? आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से एम्बेरस्ड। तो मैंने थोड़ा सा झेप कर संकोच से कहा कि स्कूल बनाने में तो काफ़ी समय लग जाता है। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट। क्योंकि मैंने संकोच क्यों हुआ लेखिका को? क्योंकि उसने बच्चे के साथ ऐसा प्रॉमिस किया था जो कि वो पूरा नहीं कर सकती थी, जिसका कोई अर्थ नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन उसके बेरंग संसार में इस तरह के बहुत सारे प्रोमिसेस जो हैं वो अलग अलग कोनों में छितरे हुए पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, जब कई महीने हो गए लेखिका को उसको जानते हुए, आई आस्क हिम हिज नेम। तब लेखिका को याद आया उसका नाम पूछना, तो लेखिका कह रही कि आई आस्क हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस। उसने घोषणा की कि मेरा नाम है साहिब ए आलम। ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स। वह खुद भी नहीं जानता था कि इस शब्द का अर्थ क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका अर्थ जानता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस नाम का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर, पूरे ब्रह्मांड का देवता। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसे इस नाम का अर्थ पता भी होता तो उसे काफ़ी मुश्किल होती विश्वास करने में कि अच्छा मेरे नाम का ये मीनिंग है। सो अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, तो उसे नहीं पता था कि उसके नाम का क्या अर्थ है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में यहाँ वहाँ भटकता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, उसके दोस्त और वो ऐसे थे जैसे कि नंगे पांव घूमने वाले लड़कों की कोई फ़ौज हो। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। और वो बच्चे, वो फ़ौज जो है वो सुबह के पक्षियों की तरह अचानक उभरती थी, प्रकट होती थी और दोपहर तक गायब हो जाती थी। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कुछ महीनों के अंदर ही मैं उन सभी बच्चों को पहचानने लगी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन। मैंने एक बच्चे से पूछा, अरे आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। क्यों तुमने चप्पल नहीं पहन रखी है? तो बच्चे ने जवाब दिया, ही आंसर सिंपली। उसने बहुत ही साधारणता से जवाब दिया कि मेरी माँ ने टांड के ऊपर से चप्पल मुझे उतार कर ही नहीं दी। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. तो एक दूसरा बच्चा जिसने जूते पहने हुए थे, जिसके जूते आपस में मैच नहीं करते थे, अलग अलग रंग के थे, उसने तुरंत जवाब दिया कि अगर इसकी माँ इसे दे भी देती तो ये उसे फेंक देता। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes. तो जब मैंने इस बात पर टिप्पणी की तो वो अपने पैरों को इधर उधर अपने पैरों को फेरबदल करता रहा और उसने कहा, मुझे भी जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, ये तीसरे एक लड़के ने कहा, हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ।
अब ये तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे भी जूते चाहिए, और वो बच्चा जिसको कि कभी एक जोड़ी जूता अपने जीवन काल में अब तक नहीं मिला था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। लेखिका ने देश में कई जगह पर यात्राएं की थी, तो वो कहती है कि आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वॉकिंग बेयरफुट। बेयरफुट का मतलब नंगे पाँव होता है, तो बहुत सारे बच्चों को नंगे पाँव घूमते हुए लेखिका ने देखा था। इन सिटीज़, ऑन विलेज रोड्स, शहरों में भी, गांव की सड़कों पर भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, तो वो कह रही है कि यह इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और उसने लोगों को ये कहते हुए भी सुना था, एक ये व्याख्या सुनी थी उसने ये भी, कि ये बच्चे पैसे की कमी की वजह से नंगे पाँव नहीं रहते हैं, ये तो इनकी परंपरा ही है, ये आदतन ऐसे ही है कि ये नंगे पाँव ही घूमना इन्हें अच्छा लगता है। आई वॉन्डर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे हैरानी होती थी, मैं हैरान थी कि क्या ये भी कोई एक्सक्यूज़ हो सकता है कि एक जो किसी व्यक्ति की जो गरीबी है, लगातार चलने वाली गरीबी, उसमें ये कहने की बजाय कि इनके पास है ही नहीं ये चीज़, लोग ये भी कह डालते थे कि अरे इनको आदत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही रहना पसंद करते हैं। तो इस बात पर लेखिका को हैरानी होती थी। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद है कि एक बार उदुपी का किसी एक व्यक्ति ने मुझे ये कहानी बताई थी। एज ए यंग बॉय, जब वह छोटा था, वो व्यक्ति, उसकी उम्र कम थी, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो वह एक पुराने मंदिर के आगे से होकर के अपने स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट। उस लड़के का जो पिता था वो उस मंदिर में पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। तो उस लड़के ने बताया लेखिका को कि उस व्यक्ति ने कि मैं बचपन में जब मैं उस मंदिर के आगे से स्कूल जाता था तो मैं कुछ क्षण के लिए उस मंदिर के आगे रुकता था और ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे भी एक जोड़ी जूते दिलवा दो। 30 years later I visited his town and the temple। 30 साल बाद जब मैं उसी व्यक्ति के उस कस्बे में उसके मंदिर के पास से मैं गुज़री, which was now drowned in an air of desolation, जो कि अब एक वीरानियत सी में डूब गया था वो उसका कस्बा। In the backyard where lived the new priest, जहाँ पर कि उसने देखा उस मंदिर के पिछवाड़े में अब नया पुजारी रह रहा था। There were red and white plastic chairs। वहाँ पर अब सफ़ेद और लाल रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी। A young boy dressed in a grey uniform। एक छोटा लड़का था जिसने सलेटी रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी। Wearing socks and shoes, और जुराबे और जूते भी पहने हुए थे। Arrived panting and threw his school bag on a folding bed। वो हाँफता हुआ आया था और उसने अपना स्कूल का बैग अपने फोल्डिंग पलंग पर फेंका था। Looking at the boy, उस लड़के की ओर देखते हुए, I remembered the prayer another boy had made to the goddess। तो मुझे उस लड़के की वो प्रेयर याद आ गई, उस दूसरे लड़के की, जो कि उसने ईश्वर से की थी, कि when he had finally got a pair of shoes, let me never lose them। जब उसे सचमुच में जूतों का जोड़ा मिल गया था तो उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, अब मेरे ये जूते कभी भी खोने नहीं चाहिए। The goddess has granted his prayer। देवी ने उसकी बात मान भी ली थी, उसकी इच्छा पूरी भी कर दी थी। And the young boys like the son of the priest now wore shoes। और इसीलिए अब ये लड़का जो है, दूसरे किसी पुजारी का लड़का जो है, ये जूते पहने हुए था। But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी इच्छा देवी द्वारा पूरी करनी बाकी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पड़ोस में ऐसे कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं जो कि अभी भी शूलेस हैं, बिना जूतों के हैं। रैग पिकर्स जो है
इसका मतलब होता है कचरा बीनने वाले। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। इन छोटे बच्चों की, ये जो नंगे पाँव घूमने वाले बच्चे थे, इनसे मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी तक ले गई। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। ये सीमापुरी एक जगह थी जो कि दिल्ली के बाहरी बॉर्डर पर स्थित थी, हालांकि उससे काफ़ी दूर थी, दिल्ली से बहुत दूर थी मेटाफरिकली, यानी दिल्ली की जो चकाचौंध है, दिल्ली की जो अमीरी है, जो पैसा शान व शौकत है, उससे काफ़ी दूर थी ये जो सीमापुरी नाम की जगह है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली जैसी कोई बात नहीं थी। यानी दिल्ली में जो पैसे की आवाजाही है, जो बहुत अच्छा रहन सहन खाना पीना है, ऐसा वहाँ पर नहीं था। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। जो लोग यहाँ इस एरिया में रहते हैं, किए हुए हैं, वो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं वो, और उन्होंने उस जगह पर अतिक्रमण कर लिया है। 1971 में वो लोग बांग्लादेश से आए थे और वहाँ पर आकर के वो रहने लगे। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम। साहिब का परिवार जो है उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस। शुरुआत में तब सीमापुरी का वो हिस्सा जो है वहाँ जंगलात थे। इट स्टिल इज़, अभी भी वहाँ पर ऐसा ही हालात हैं, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। पर उस समय वो खाली होती थी जगह, वहाँ इंसान नहीं रहते थे, लेकिन अब वो जगह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रनिंग वाटर विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपुलिन। क्योंकि अब वहाँ पर कैसी वाइल्डरनेस है कि वहाँ पर बहुत सारे कच्चे मकान बन चुके हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, गीली मिट्टी से जो मकान हम बनाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स। विद रूफ्स ऑफ टिन, जिनकी छतें टिन की हैं, एंड तारपुलिन, तारपुलिन हम तिरपाल को बोलते हैं, तिरपाल और टिन की बनाई हुई छतें हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड का मतलब के बिना, सीवेज मतलब सीवरेज सिस्टम, जिसमें कि पानी की निकासी की जगह हो। ड्रेनेज, नालियाँ, और रनिंग वाटर, या जहाँ पर चलता हुआ पानी हो, ताज़ा पानी आता हो। तो यहाँ पर ऐसे घर हैं, कच्चे मकान हैं, जिनकी छतें टिन की हैं और जिनकी छतें तिरपाल की हैं, जहाँ पर कोई नालियों का सिस्टम नहीं है, जहाँ पर कोई पानी की निकासी का सिस्टम नहीं है, और जहाँ पर ताज़ा पानी भी नहीं आता है। वहाँ पर देयर लिव 10,000 रैग पिकर्स। वहाँ पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years। और लगभग 30 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स। उनके पास परमिट नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स। उनकी वोटर लिस्ट में नाम है। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन। और वो राशन कार्ड्स जो है उसके माध्यम से वो अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। यहाँ लेखिका कहती है कि पहचान से ज़्यादा ज़रूरी इंसान के लिए भोजन है, अपना पेट भरना है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज़। यदि एक दिन के अंत में हम अपने बच्चों को, अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक। और अगर हम भूख से बिलखते हुए पेट के बिना, यानी भरे हुए पेट के साथ रात को अपनी नींद ले सकते हैं। वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। तो हम यहाँ पर ठीक रह रहे हैं, बजाय कि हम उन खेतों में रहें जहाँ पर कि हमें कोई अनाज नहीं मिलता था। तो से ग्रुप ऑफ वुमन इन टैटर्ड साड़ीज़ व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। अब लेखिका ने वहाँ पर बैठी हुई महिलाओं से टैटर्ड साड़ीज़ में, फटी पुरानी जीन शीन हालत में जो साड़ियाँ उन औरतों ने पहनी हुई थी, औरतों के उस समूह से लेखिका ने पूछ लिया कि भाई आप लोग अपने इतने सुंदर ज़मीन और अपने इतने हरे भरे खेतों और नदियों को छोड़कर क्यों आ गए? आपके यहाँ पर तो, आपको यहाँ तो कोई साधन नहीं मिल रहा। तो उन महिलाओं ने ये उत्तर दिया कि यदि दिन के अंत में हमारे बच्चे और परिवार को हम खाना खिला पाते हैं
और रात को हमारे बच्चे भरपेट खाना खा कर के सो जाते हैं, उनके पेट में भूख की वजह से दर्द नहीं है, तो हम समझते हैं कि हम यहाँ पर ज़्यादा ठीक हैं, वी वुड रादर लिव हेयर, तो हम यहीं पर रहना पसंद करेंगे बजाय कि अपने उन खूबसूरत खेतों में जाके रहने के जहाँ हमें कोई अनाज नहीं नसीब होता। wherever they find food, they pitch their tents that become transit home. जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिलता है वे अपने टेंट, अपने तंबू वहीं पर गाड़ लेते हैं, वो अपने टेम्परेरी घर वहीं पर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उन्हीं घरों में इनके बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और ये जो उनका काम है रैग पिकिंग का, उसको करते हुए वो भी उस बच्चे बड़े होकर उनके पार्टनर बन जाते हैं, उन कामों में साथ देने वाले बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और आपको मैंने बताया ही है कि सीमापुरी में सर्वाइवल यानी कि जीने का जो माध्यम है वो है किसके थ्रू, कूड़ा बीनने के थ्रू। यानी आप कूड़ा बीनेंगे, उसमें आपको जो काम की चीज़ें मिलेगी उन्हें आप बेच देंगे, उससे जो आपको पैसा मिलेगा उससे आप अपने घर को चलाएंगे, अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे। थ्रू द ईयर्स इट वॉज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ द फाइन आर्ट, गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। तो वो कह रही है लेखिका कि जो कचरा है इनके लिए सोना है, क्योंकि उसी कचरे में से इन्हें अपने काम की चीज़ें मिलती हैं, यही उनके रोज़ की रोजी रोटी है, हर रोज़ की, यही उनके सर के ऊपर की छत है। और चाहे वह छत लीक कर रही हो, उसमें से पानी टपक रहा हो, लेकिन फिर भी वो उसी में ही रहना पसंद करते हैं बजाय कि बांग्लादेश के उन खेतों के आसपास रहने के जहाँ पर उनको भोजन नसीब नहीं होता था। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, इनके लिए, वयस्कों के लिए जो गार्बेज है वो सोने के समान है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए यह उससे भी बड़ी चीज़ है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, बच्चे ने बताया, साहेब सेज, साहेब कहता है, एंड हिज आईज लाइटिंग अप, साहिब की आंखें ये कहते हुए चमकने लगती हैं कि आपको पता है मुझे कभी कभी इसमें 1 रुपया या कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाता है। कहाँ से? कचरे से। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. और यदि आपको इस तरह का चांदी का सिक्का, वो 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का उसको कह रहा है, यदि आपको ढेर में 1-2 रुपये का सिक्का मिल जाए तो आप अपनी उस खोज को फिर रुकने नहीं देते, आपको और उत्साह मिल जाता है कि आप कचरे को और भी ज़्यादा दिल लगा करके बीनो। फॉर देयर इज़ ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि अब आपके मन में आशा जाग जाती है कि आपको और भी पैसे इसमें से मिल सकते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। लेखिका को ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्चों के लिए कचरे का जो अर्थ है वो उनके माता पिता के लिए जो कचरे का अर्थ है उससे भिन्न है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वॉन्डर, बच्चों के लिए ये कचरे में से निकलने वाली चीज़ें कैसी हैं? आश्चर्य में लिपटी हुई। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए केवल यह जीविका का साधन है, लेकिन बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ें हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, एक सर्दियों की सुबह मैंने साहेब को एक गेट के पास खड़े हुए देखा। ऑफ द नेबरहुड क्लब, लेखिका के घर के पास पड़ोस में एक क्लब है, उसके बाहर जो फेंस लगी हुई है, जो लोहे की या तारे लगा देते हैं इस तरह से, तो वो लगी हुई है, वहाँ पर जंगला भी कह देते हैं उसे, वहाँ पर वो खड़ा है साहब। वहाँ उस देखा लेखिका ने, वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, साहब 2 लड़कों को देख रहा था टेनिस खेलते हुए। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। साहिब जो है वो उस जंगले के पीछे खड़ा हुआ संतुष्टि के साथ उन लड़कों के खेल को देख रहा था और उसने कहा मुझे भी ये खेल पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं भी इसके अंदर जाता हूँ जब यहाँ आसपास कोई नहीं होता। ही एडमिट्स, उसने मुझे ये बात स्वीकार मेरे आगे की। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे इसके अंदर के झूले भी इस्तेमाल
करने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब जो है वो भी आज उस लेखिका ने देखा कि उसने आज टेनिस खेलने वाले जूते पहने हुए थे जो कि उसके पैरों में थोड़े अजीब लग रहे थे। उसकी जो कमीज़ और उसकी जो निक्कर थी उसका रंग उड़ा हुआ था, उनके साथ वो टेनिस के जूते अजीब लग रहे थे लेखिका को। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. साहिब ने मुझे व्याख्या करते हुए बताया कि किसी ने दिए हैं ये मुझे। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. तथ्य यही था कि वो जूते एक अमीर बच्चे ने पहनने छोड़ दिए थे क्योंकि उसमें से एक जूते के ऊपर छेद हो गया था। बट इट डज़ नॉट बोदर हिम, लेकिन इससे उस साहिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, क्योंकि वो तो हमेशा ही नंगे पैर चलता था। इवन शूज़ विद ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू। जूते मिल जाना चाहे उसमें छेद ही क्यों ना हो, लेकिन यह एक सपना पूरे होने जैसी चीज़ थी साहिब के लिए। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो जो खेल, वो इतने गौर से जिस खेल को देख रहा था वो उसकी सीमा से बाहर की चीज़ थी। वो अपने जीवन में ये खेल कभी भी नहीं खेल सकता था, टेनिस का खेल, क्योंकि वह एक महंगी गेम थी। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। इस सुबह मैंने साहिब को देखा कि वह दूध की दुकान की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कनस्तर। उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था, एक डिब्बा था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। उसने कहा लेखिका को कि मैं वहाँ नीचे सड़क के नीचे उस तरफ एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने दूर इशारा करते हुए कहा कि अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ ऑफ ऑल माई मील्स। उसने ये भी बताया कि अब इसके लिए मुझे 800 रुपये और सारे टाइम का खाना मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क। तो लेखिका ने पूछा, लेखिका कह रही है मैंने पूछा कि तुम्हें ये काम पसंद है। हिज फेस आई सी वॉज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। मैंने देखा कि उसके चेहरे की बेपरवाही अब खो चुकी थी। द स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। मैंने पाया कि जो स्टील का डिब्बा उसने उठा रखा था वह सचमुच में भारी था उस प्लास्टिक बैग के मुकाबले जो कि वह बड़े आराम से उठा लेता था ओवर हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग, प्लास्टिक का बैग जिसमें वो कूड़ा बीन के इकट्ठा करता था, वो उसका खुद का था। द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन वो जो कनस्तर था वो उसका खुद का नहीं था, बल्कि वो टी शॉप के, चाय की दुकान के मालिक का था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब उस दुकान पर काम करने की शुरुआत करने के बाद साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा था, वो अब किसी का नौकर बन चुका था। ये जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट है। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो आप अपने व्हाट्सएप में चेक कीजिएगा, वो मैं आपको पिक साथ में भेज रही हूँ और साथ में लेसन की PDF फाइल भेज रही हूँ। उसको देखकर आप इस लेसन को सुन सकते हैं ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आ जाए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन आंसर इस लेसन के डिस्कस करूँगी।